Hello, my dear students. Once again, a very warm welcome to your own Pupils Academy. बहुत टाइम हो गया 11th स्टैंडर्ड के लिए मैंने काफी टाइम से वीडियोस अपलोड किया ही नहीं है। तो चलो मैंने सोचा आज अब से ये कारवा आगे बढ़ाया जाए। तो चलो इकोनॉमिक्स का इसके पहले ऑलरेडी एक वीडियो मैंने अपलोड किया है, डोंट वरी, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। सो अगर चाहिए तो पहले वो लेक्चर देख लो। दैट वाज फर्स्ट लेक्चर फर्स्ट चैप्टर का, इकोनॉमिक्स का, 11th के इकोनॉमिक्स का जो फर्स्ट चैप्टर है आपका, बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ इकोनॉमिक्स। ओके, उसके आगे का लेक्चर, दिस इज लेक्चर नंबर 2 ऑन द फर्स्ट चैप्टर, और ये लेक्चर होगा इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स के ऊपर। सो आई विल बी अपलोडिंग 2 लेक्चर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड 1 लेक्चर फॉर मैक्रो इकोनॉमिक्स। आगे पहले हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में इसका बेसिक, ये जो बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ इकोनॉमिक्स है उसका बेसिक देख लिया। ओके, अब हम लोग देखेंगे ये लेक्चर में स्पेसिफिकली माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में, और लेक्चर तो मैं ही लेने वाला हूं। आई एम डॉक्टर कल्पेश परमार एंड दीज आर माय क्वालिफिकेशंस, यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। तो इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स की तरफ जाने से पहले वापस से थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं लास्ट लेक्चर का। इकोनॉमिक्स ये वर्ड कहां से आया, where this word came from, where this word is derived from. So the word economics is derived या फिर was derived from the Greek word oikonomia, जिसको आगे चल के स्प्लिट कर दिया। एक हो गया oikos, Greek word oikos, and the other word is nomos, wherein oikos का मतलब है household, nomos मतलब norms, which means rules and regulations, मतलब घर के रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में जो साइंस है, दैट इज इकोनॉमिक्स, ऐसा यहां पर कहना है। ओके, सो दैट्स व्हाई इकोनॉमिक्स में ओइकोस और नोमोस दोनों को कंबाइन किया। इफ वी कंबाइन दीज टू वर्ड्स, यानी कि ओइकोस मींस हाउसहोल्ड, नोमोस मींस रूल्स एंड रेगुलेशंस, सो इकोनॉमिक्स का कंबाइन करके मीनिंग बन जाएगा हाउसहोल्ड मैनेजमेंट। सीधी सी बात है, किसी भी घर को मैनेज करना है, किसी को भी मैनेज करना है, तो दे शुड फॉलो, घर हो, कंपनी हो, कुछ भी हो, there should be some rules and regulations to be followed. Until and unless we follow some rules and regulations, we cannot get a proper management. इसीलिए household rules and regulations, household rules and regulations combine किया तो economics का in short meaning है household management. फिर इसको डिफाइन करने के लिए काफी लोग आए, बट हम बात करेंगे डेफिनेशंस ऑफ इकोनॉमिक्स में। खास करके 3 लोगों के बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी डिस्कस किया है, और ये 3 तो बाद में आए। इनके पहले 1800 ईयर्स पहले चाणक्य करके बहुत बड़ी हस्ती होगी, जिनका रियल नेम है विष्णुगुप्त। ओके, बाद में चल के चाणक्य पुत्र थे इसलिए चाणक्य कहा गया। कूटनीति में माहिर थे इसलिए उनको कौटिल्य भी कहा गया। ऐसे बहुत सारे नाम थे उनके, जिन्होंने कौटिल्य अर्थशास्त्र करके बुक लिखा, और दैट इज अ वेरी स्पेसिफिक एंड वेरी मच इफेक्टिव बुक। हर इकोनॉमिस्ट या फिर हर इकोनॉमिक्स के टीचर ने पढ़ना ही चाहिए। उन्होंने चाणक्य नीति करके भी पुस्तक बुक दिया है, दैट यू कैन रिफर। बट हियर इन योर सिलेबस डेफिनेशंस की बात करें तो 3 लोगों का डेफिनेशन हाईलाइट किया गया है। वन इज Adam Smith, who is considered as the father of economics. I always say considered as because अगर Adam Smith एक 1100-1200 पेज का बुक लिख के, वेल्थ ऑफ नेशंस करके वो बुक लिख के, और इकोनॉमिक्स के सर्टेन डेफिनेशन, इकोनॉमिक्स का डेफिनेशंस एंड सर्टेन कांसेप्ट्स देकर फादर ऑफ इकोनॉमिक्स बन सकते, तो वो उनसे भी 1800 साल पहले, जिन्होंने पूरा इकोनॉमिक सिस्टम बना के दिया था और पूरे भारत को दूर दूर तक एक करके दिया था, चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार रेडी किया था टू बी एन एम्पेरर। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु चाणक्य, वो क्या है फिर? ग्रेट 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 ग्रैंडफादर। लेट इट बी। हम लोगों ने उनके विचारों को, what were his thoughts, that we have already discussed in the previous lecture. फिलहाल हम ये तीनों का इन शॉर्ट बात करें तो एडम स्मिथ ने जो डेफिनेशन दिया वो वेल्थ ओरिएंटेड डेफिनेशन, अल्फ्रेड मार्शल का उनसे ऊपर वेलफेयर ओरिएंटेड डेफिनेशन, और लायनल रॉबिन्सन का जो मॉडर्न इकोनॉमिस्ट माने जाते हैं,
Adam Smith is considered as the classical economist. He is the classical economist. Alfred Marshall को फिर उनको neo classical economist कहते हैं. Lionel Robbins is modern economist. उन्होंने 1900s में अपना works दिया है. Okay, so Adam Smith's definition is wealth-oriented definition. Alfred Marshall's definition is welfare-oriented definition, and Lionel Robbins' definition is scarcity-oriented definition. तो एक छोटी सी नजर मारते हैं. एडम स्मिथ, उन्होंने बुक लिखा एन इंक्वायरी इनटू नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस. मतलब इन शॉर्ट वेल्थ ऑफ नेशंस करके उनका बुक था, जिसमें उन्होंने इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन दिया. इकोनॉमिक्स इज एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस. उन्होंने फोकस किया वेल्थ के ऊपर. इकोनॉमिक्स उतना ही जितना वेल्थ है. उनके आगे बढ़े डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल, उन्होंने बोला वेल्थ के साथ साथ वेल बीइंग ऑफ द पीपल होना चाहिए. इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ ह्यूमन वेलफेयर एंड वेल बीइंग. लोगों का भला होगा, नेशनल इनकम बढ़ेगा, वेल्थ बढ़ेगा, उससे लोगों में क्या कन्वर्ट हुआ, लोगों में कन्वर्ट हुआ, लोगों का भला हुआ, तो वो इकोनॉमिक्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऐसा माना जाएगा. ऐसा अल्फ्रेड मार्शल अंकल का कहना है. ये उन्होंने कहां कहा, किधर कहा है? इन हिज बुक प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स व्हिच वाज पब्लिश्ड इन द ईयर 1890. ओके, इनके बाद आए लायनल रॉबिन्स अंकल, एन एसे ऑन नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस. 1932 में इन्होंने ये बुक लिखा. ओके, उनका छोटा सा डेफिनेशन है, इकोनॉमिक्स इज अ साइंस दैट स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर एज अ रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स एंड स्कार्स मींस व्हिच हैव अल्टरनेटिव यूजेस. और इनके डेफिनेशन को अच्छे से समझाने के लिए उन्होंने 4 पॉइंट्स दिए हैं. सो व्हाट आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ रॉबिन्स डेफिनेशन? इन्होंने ज्यादा परफेक्ट डेफिनेशन दिया इकोनॉमिक्स का, क्योंकि इकोनॉमिक्स का मतलब याद करो, ओइकोस, हाउस होल्ड, नोमोस, रूल्स एंड रेगुलेशंस, कंबाइन किया तो हाउस होल्ड मैनेजमेंट. इन्होंने हाउस होल्ड मैनेजमेंट पे ध्यान दिया. हमारा घर कैसे मैनेज होता है? तो हमारे घर में सबसे पहला प्रॉब्लम ये है, हमारी वांट्स, ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड. देयर इज एन अनएंडिंग चेन ऑफ वांट्स. हमारी नीड, ये देखो यहां पर, फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, और दो इसमें ऐड हो गया है, एजुकेशन एंड हेल्थ. बट इतनी नीड के सामने हमको चाहिए क्या? हमको तो यही चाहिए, होना चाहिए. बट वी वांट कार, वी वांट मोबाइल फोन, वी वांट हॉलीडेज, वी वांट न्यू क्लोथ्स, वी वांट एंटरटेनमेंट. ये सब चाहिए चाहिए चाहिए. ये चाहिए कभी खत्म नहीं होता है. मैं आपको पूछता हूं, जब से आपको अक्ल आई मतलब जब से आपको समझने लगा है, 4-5 साल की एज पकड़ सकते हैं, तब से लेकर आज तक क्या ऐसा कोई भी दिन रहा है जब आपको ऐसा लगा हो आज मुझे कुछ नहीं चाहिए? ऐसा लगता है? नहीं. दिस इज नॉट द फीलिंग ऑफ एनीवन. एवरीवन एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम विल रिक्वायर, वी विल वांट समथिंग. ये वांट कभी खत्म नहीं होता है. सो देयर इज एन अनएंडिंग चेन ऑफ वांट्स. वो अनलिमिटेड है. ये हमने लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी डिस्कस किया है भाई. दूसरा, अगर वांट्स अनलिमिटेड है तो सामने उसको फुलफिल करने के लिए मींस यानी कि रिसोर्सेस कैसे है? वो लिमिटेड है, स्कैर्स है. हमारे घर में सभी के वांट्स को प्लस करेंगे, सभी के वांट्स को प्लस करेंगे, 2 लाख रुपए का वांट्स हो जाएगा. किसी को टीवी चाहिए, किसी को फ्रिज चाहिए, किसी को वॉशिंग मशीन चाहिए, किसी को बाइक चाहिए, किसी को मोबाइल चाहिए. हर एक को कुछ ना कुछ चाहिए भाई. सबको प्लस करेंगे तो 2 लाख हो जाएगा. लेकिन पापा का सैलरी कितना है? 25,000. 25,000 में 2 लाख, दैट्स नॉट पॉसिबल. स्कैर्सिटी है. स्कैर्सिटी का बेस्ट एग्जांपल ओवर हियर. आज भी इंडिया में या वर्ल्ड में बहुत सारे पार्ट्स में ऐसी सिचुएशन है, उनको पीने के लिए पानी नहीं है. ये पानी ले जाके उन लोग उसको बॉईल करके, जैसे भी करके, प्योरीफाई करके, जैसे भी वो पीते हैं, बूंद बूंद के लिए तरसते हैं. दैट इज स्कैर्सिटी. तो अपने पास इनकम भी उतनी ही है, वांट्स इतनी सारी है, इनकम इतनी ही है, तो लिमिटेड है, स्कैर्सिटी है. सॉल्यूशन उन्होंने ही दिया. क्या? वांट्स को ग्रेड दे दो. वांट्स आर ग्रेडेबल. कैसे ग्रेडेबल? नेसेसिटीज, कंफर्ट्स, लग्जरीज. मोस्ट इंपॉर्टेंट, लेस इंपॉर्टेंट, लीस्ट इंपॉर्टेंट. बराबर ना? पहले खाना लाएंगे, पहले कार खरीदेंगे? नहीं ना, पहले खाना लाएंगे. मोस्ट इंपॉर्टेंट, लेस इंपॉर्टेंट, लीस्ट इंपॉर्टेंट. नेसेसिटीज, कंफर्ट्स एंड लग्जरीज, ये ग्रेड दे दो, उस हिसाब से खर्चा करो. नेसेसिटीज फुलफिल कर लो, फिर बचा तो फिर कंफर्ट्स, यानी कि हमारी लाइफ को जो कंफर्टेबल बनाता है वो कंफर्ट्स, यानी कि टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट सब. और लग्जरीज हमारी लाइफ को लग्जरियस बनाता है, कार, एसी, ये सब लग्जरीज. ये अगर कंफर्ट्स के बाद पैसा बचा तो लग्जरीज के लिए जाओ. आगे फिर उन्होंने बोला लास्ट पॉइंट, मींस यानी रिसोर्सेज हैव अल्टरनेटिव यूजेस. है ना? हमारे पास मंथ एंड के पहले ही पैसा खत्म हो जाता है. आखिरी 800 रुपीज मेरी जेब में पड़े हैं, क्या करूं?
इलेक्ट्रिसिटी का बिल भरूं कि मोबाइल रिचार्ज करूं, इलेक्ट्रिसिटी का बिल भरूं कि मोबाइल रिचार्ज करूं, बोलो बोलो क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए? यस, बट ऑब्वियसली ये रैशनल इंसान, रैशनल मतलब नॉर्मल इंसान यही सोचेगा, अभी मोबाइल को साइड में रखो, पहले इलेक्ट्रिसिटी बिल भर दो, वरना वो लोग कट करके चले जाएंगे मीटर, राइट? तो ऑल्टरनेटिव या तो ये या तो ये, क्योंकि हमारे पास स्कैर्सिटी है। तो ये चारों पॉइंट्स लायोनेल रॉबिन्स अंकल के डेफिनेशन में है। तो ये इकोनॉमिक्स समझ में आ गया होगा। ये इकोनॉमिक्स इट हैज टू ब्रांचेस। This economics was divided into two branches. One is microeconomics and the other is macroeconomics. ये लेक्चर में मैंने ऑलरेडी बोला है हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में सोचने वाले हैं। सो व्हाट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स? कोई भी पहली बार कोई टर्म आएगा तो उससे रिलेटेड तीन चीजें होती है। वन इज इंट्रोडक्शन, सेकंड इज डेफिनेशन एंड थर्ड इज मीनिंग। या फिर इंट्रोडक्शन, मीनिंग एंड डेफिनेशन, सीक्वेंस में भी एनीथिंग, बट ये तीन चीज आनी चाहिए। तो पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन। हमने ऑलरेडी देखा है इकोनॉमिक्स, ये वर्ड फ्रॉम वेयर द वर्ड इकोनॉमिक्स इज डिराइव्ड, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड ओइकोनोमिया, सो दैट वी नो। अब ये माइक्रो वर्ड कहां से लाया गया है? सो दिस द टर्म माइक्रो इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड माइक्रोस या मिक्रोस बोलते हैं कुछ लोग, विच मीन्स स्मॉल और मिलियंथ पार्ट। माइक्रो, MICRO हमारा वर्ड, इंग्लिश वर्ड, is derived from the Greek word mikros या micros, MIKROS, which means micros का मतलब small या millionth part होता है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में माइक्रो वर्ड कहां से आया वो बताने का पहले, फिर ये वर्ड लाया गया ग्रीक वर्ड से। कौन लाया? मतलब who was the person who first used this word? Which word? माइक्रो के साथ इकोनॉमिक्स को जोड़ के किसने पहली बार वर्ड यूज किया? So he was Ragnar Frisch. Means the term microeconomics was originated and introduced by Ragnar Frisch in 1933. 1933 में पहली बार ये वर्ड यूज किया गया था, and that person was Ragnar Frisch. वर्ड तो इंट्रोड्यूस कर दिया, अब आगे क्या? तो माइक्रोइकोनॉमिक्स वाज डेवलप्ड बाय, माइक्रोइकोनॉमिक्स को डेवलप किसने किया? He was Dr. Alfred Marshall in his book Principles of Economics in the year 1890. गड़बड़ है भाई। रैगनर फ्रिश अंकल कहते हैं कि आज से इकोनॉमिक्स दो पार्ट में डिवाइड हो गया, एक माइक्रो इकोनॉमिक्स, एक मैक्रो इकोनॉमिक्स। फिर अब इंट्रोड्यूस होने के बाद डेवलप होगा ना। इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1933 and it was developed in a book which was published in the year 1890, approximately 43 years back. How is it possible? Don't worry, अल्फ्रेड मार्शल ने जो चीजें प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिक्स के हिसाब से जितनी भी चीजें दे दी थी, डिफरेंट लॉस एंड थियोरीज, वो बन गया आगे चल के माइक्रो इकोनॉमिक्स। मतलब अभी 1933 में रैगनर फ्रिश ने जब इंट्रोड्यूस किया तो सिर्फ माइक्रो इकोनॉमिक्स वर्ड इंट्रोड्यूस नहीं किया, उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला द वर्ल्ड इज सफरिंग फ्रॉम द ग्रेट डिप्रेशन। 1914 में वर्ल्ड वॉर हुआ, उसके बाद वर्ल्ड वॉर चला 1919 तक, और 1920 के बाद द वर्ल्ड वाज सफरिंग फ्रॉम द ग्रेट डिप्रेशन। बहुत डिप्रेशन आया वर्ल्ड में, बहुत रिसेशन आया। 1929 इज कंसिडर्ड एज द ईयर ऑफ ग्रेट डिप्रेशन। अब ये डिप्रेशन है तो इसका सॉल्यूशन, वर्ल्ड लेवल पे प्रॉब्लम है, उसका सॉल्यूशन बड़े लेवल पे सोचना पड़ेगा। और हमारा इकोनॉमिक्स छोटा है, हाउस होल्ड मैनेजमेंट, तो एक हाउस होल्ड मैनेजमेंट जिसका मीनिंग है वो इकोनॉमिक्स इसका आंसर नहीं दे सकता है भाई डिप्रेशन का। इसलिए रैगनर फ्रिश ने बोला होगा उस टाइम पे, इट इज माय अजम्पशन, बोला होगा, क्या बोला होगा कि आज मैं इकोनॉमिक्स को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं। मतलब क्या कि अभी तक आप जिसको इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स बोल रहे थे ना, वो इकोनॉमिक्स का एक पार्ट था माइक्रो इकोनॉमिक्स। आज से दूसरा भी पार्ट आ गया मैक्रो इकोनॉमिक्स, जिसमें नेशनल ग्लोबल लेवल पे सोचकर सॉल्यूशंस लाओ। सो माइक्रो छोटे का जो सोचता है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स, बड़े के बारे में जो इकोनॉमी लेवल पे जो सोचता है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स उन्होंने दिया। और 1890 में जो बुक पब्लिश हुआ था उसका कंटेंट तो इकोनॉमिक्स का था, बट इकोनॉमिक्स बाद में चल के बन गया माइक्रो इकोनॉमिक्स, इसलिए उसके कंटेंट को माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट मान लिया। इसीलिए माइक्रो इकोनॉमिक्स की मेजॉरिटी थियरीज डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल अंकल ने दी है। That is why it is said that microeconomics was developed by Dr. Alfred Marshall. Hope you have understood this. Ragnar Frisch, ये
पर्सन है. He was one of the Nobel laureates in 1969 for developing and applying dynamic models for the analysis of economic processes. He is from Norway. 1969 में नोबेल दो लोग थे नोबेल लॉरिएट्स, उसमें से एक रेगनर फिश थे. नाउ डेफिनेशन के बारे में सोचते हैं. अभी बहुत बड़ा डेफिनेशन है. देखो, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ एन इकोनॉमी. बस 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 इतना ही है. मॉरिस डॉब अंकल बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक स्टडी, और ये रहे मॉरिस डॉब अंकल, इन्होंने ये डेफिनेशन दिया है. सर क्या है ये माइक्रोस्कोपिक स्टडी? चलो देखते हैं एग्जाम्पल के साथ. ये माइक्रोस्कोपिक स्टडी यानी क्या, ये तो आपको पता ही होगा क्या है. वेरी गुड, दिस इज अमीबा. अब ये डिवाइड होते रहता है. दिस इज वन ऑफ द यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स. बराबर, ये यूनिसेल्युलर, एक ही सेल होता है इसके अंदर, व्हाटएवर. बट ये अमीबा जो है ये ऐसा दिखता है, वो आपको कैसे मालूम पड़ा भाई? सीधी बात है, आपको नेकेड आई से तो दिखता नहीं है. कंटेमिनेटेड वाटर में अमीबा प्रेजेंट होता है. बट और पृथ्वी अर्थ पर द फर्स्ट लाइफ ऑन अर्थ वाज अमीबा, यूनिसेल्युलर अमीबा, पैरामोशियम वगैरह. तो ये अमीबा ऐसा दिखता है, वो कैसे मालूम पड़ा आपको? हाँ, इसके सहारे. ये क्या है? यस, ये है माइक्रोस्कोप. माइक्रोस्कोप मतलब वो क्या किया, पानी के सैंपल को 1 लाख टाइम्स 10 लाख टाइम्स उसको एनलार्ज करके देखा, उसको पानी के अंदर जाके देखा रहेगा ना. मतलब पानी नेकेड आई से तो दिख नहीं रहा है, तो उसके पार्टिकल्स तक ये गया माइक्रोस्कोप. मतलब इनडायरेक्टली माइक्रोस्कोपिक स्टडी करना मतलब क्या, उसको एनलार्ज करके, मतलब इन डेप्थ स्टडी करना. सो व्हाट इज Morris Dobbs definition all about? Morris Dobbs definition is telling that microeconomics means it is a microscopic study, yani the economics which studies in deep about anything whatever it takes to study. जो भी वो लेता है चीज को, उसको डीप में स्टडी करता है. और आगे देखते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं इसको. देखो, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल 12th आप एग्जाम दे दोगे, 11th में आ गए हो, 11th का रिजल्ट या 12th बोर्ड का रिजल्ट समझो आया. पहला सब्जेक्ट देखा बीके, आपका फेवरेट होता है जनरली. मेरे को आ गया 98 मार्क्स. वाह. इकोनॉमिक्स 89 आ गया, ओसी में आ गया 91. एसपी या मैथ्स व्हाटएवर वाज एप्लीकेबल, आई गॉट 82 मार्क्स. वाओ. हिंदी या मराठी या आईटी व्हाटएवर एप्लीकेबल, आई गॉट 67. लैंग्वेज थोड़ा कम. सबका फेवरेट सब्जेक्ट इंग्लिश, मोस्ट निग्लेक्टेड सब्जेक्ट, आई गॉट ओनली 35, क्योंकि निग्लेक्ट किया था. ईवीएस कॉलेज के हाथ में होता है, चलो मिल गया 45 समझो 50 में से. व्हाटएवर, अलग अलग सब्जेक्ट्स के अलग अलग मार्क्स है. नाउ अभी माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है, देखो, ये बीके में 98 कैसे आया भाई? तो ये 98 हाउ, कैसे आया? 12th में बोर्ड एग्जाम में बीके सब्जेक्ट में 98 आ गया, सिर्फ 2 मार्क्स. इस साल का प्यूपिल्स एकेडमी का हाईएस्ट मार्क्स भी यही है. वी हैव गॉट 98 आउट ऑफ 100 इन बीके दिस ईयर. इकोनॉमिक्स में मैंने कम लिख दिया, इकोनॉमिक्स में वी हैव गॉट 93 दिस ईयर आल्सो. ओके, नो प्रॉब्लम. 98 कैसे आ गया? कौन सा, विच कॉलेज आई हैड ज्वाइन? मुझे 98 आया, मैंने कौन सा कॉलेज ज्वाइन किया था? अच्छा, मैंने प्यूपिल्स एकेडमी ज्वाइन किया था. किसने पढ़ाया बीके? अच्छा, परमार सर ने पढ़ाया. ओके, वेरी गुड. कितना प्रैक्टिस किया? अरे रोज का 3 घंटा में बीके प्रैक्टिस करता था. अच्छा, कितनी टेस्ट दी? अरे मोर देन 80 टेस्ट दिया रहेगा मैंने, या मोर देन 20 टेस्ट दिया रहेगा, व्हाटएवर. इतना टेस्ट दिया, इतना आज का प्रिपरेशन किया, ये किया, वो किया, सारे एग्जाम्स में इतने इतने मार्क्स लाए थे. ये सब डिटेल स्टडी देने का काम करता है. मतलब एक दिया, एक सब्जेक्ट को उठाया, बीके 98 कैसे, ये रीजन से. ये स्टडी का टेक्निक है माइक्रो इकोनॉमिक्स का. और जब माइक्रो इकोनॉमिक्स बीके सब्जेक्ट का मार्क्स उठाया, कैसे आया, उसका सॉल्यूशन ढूंढ रहा है, मतलब उसको स्टडी कर रहा है, तब उसको मालूम नहीं है इकोनॉमिक्स में कितना है, मालूम नहीं है ओसी में कितना है, ईवीएस में कितना है. बाकी सब्जेक्ट को वो नहीं देखता है. एट अ टाइम वो एक सब्जेक्ट पे कॉन्सेंट्रेट करके उसका पूरा इन डेप्थ स्टडी, बताया ना अभी, पूरा डिटेल लेगा. हालांकि आपको रिजल्ट पे और एक चीज आती है, सारे सब्जेक्ट मार्क्स के बाद लास्ट में नीचे क्या रहता है? एग्रीगेट परसेंटेज. समझो इसमें सब, समझो नहीं, मैंने कैलकुलेट किया है भाई, एग्जैक्टली 78% होता है. सो आई हैव गॉट 78% मार्क्स इन दिस रिजल्ट. अब उस हिसाब से मुझे एडमिशन लेना है, एडमिशन तो इसी हिसाब से होगा. अब ये 78% ने क्या किया, सारे सब्जेक्ट के मार्क्स को प्लस किया, डिवाइडेड बाय 650 इंटू 100. परसेंटेज लाने के लिए इंटू 100. 650 क्यों? These 6 subjects are of 100 marks and this subject is of 50 marks. So 650 indirectly
the total of all these subjects divided by all these subjects marks divided by 6.5. So I've got मतलब ये जो aggregate percentage आया है 78%, that percentage has considered all the subjects, has included the marks of all the subjects. मतलब किसी में 98 है, किसी में 35 भी है, but on an average हर सब्जेक्ट में 78 मार्क्स है. मतलब कंसिडरिंग ऑल द सब्जेक्ट्स सबको इंक्लूड किया. ये किसका मेथड है, ये किसका तरीका है? मैक्रो इकोनॉमिक्स का. सो होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड. माइक्रो क्या है? फिलहाल अपने को माइक्रो समझना है. एक एक सब्जेक्ट के ऊपर पूरा डिटेल स्टडी देता है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स. फिर माइक्रो इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन हो गया तो मीनिंग. व्हाट इज द मीनिंग? माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज अबाउट इंडिविजुअल यूनिट्स. एक टाइम पर एक यूनिट का स्टडी करेगा. अब जो यूनिट्स क्या क्या हो सकते हैं? सो microeconomics studies the economic actions या economic behavior of individual units such as किसी एक individual customer का study. मतलब इतना प्राइस हुआ तो वो कितना खरीदेगा, इतना हो गया तो वो कितना खरीदेगा, इतना हो गया तो कितना खरीदेगा, ये कस्टमर का क्या मेंटालिटी चलता है, ये देगा तो उसको कितना मजा आएगा, ये देगा तो उसका कितना मजा होगा. ये मतलब ये सब चैप्टर्स है 12th स्टैंडर्ड में. यूटिलिटी एनालिसिस, डिमांड एनालिसिस, एक कस्टमर का क्या बिहेवियर है, एक वो स्टडी करता है माइक्रो इकोनॉमिक्स. या फिर एक इंडिविजुअल प्रोड्यूसर और अ फर्म, मतलब कोई एक पर्टिकुलर फैक्ट्री जो प्रोड्यूसर है, जैसे यहाँ पर फॉक्सवैगन की फैक्ट्री है, उसका कितना आउटपुट, कितना टर्नओवर है, कितना प्रोडक्शन है, कितना टर्नओवर है, पूरा डिटेल स्टडी करने का काम एक फर्म का, एक ऑर्गेनाइजेशन का. या फिर द प्राइस ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी और अ फैक्टर. कमोडिटी यानी कोलगेट का यहाँ पर 99 रुपीज बताया है, तो उसने क्या किया होगा, तो 99 रुपीज लाने के लिए पहले उसका अपना कितना पैसा लगा है. अरे मेरा 70 रुपीज लग गया, एक काम कर 29 रुपीज प्रॉफिट ऐड करके 99 में बेचेंगे हम लोग, इतना तो प्रॉफिट होगा, मजा आएगा. whatever be the cost, whatever be the profit margin, जो भी हो, ये प्राइस कैसे डिसाइड हुआ, ये सब एक प्रोडक्ट का प्राइस कैसे डिसाइड होता है, ये स्टडी करने का काम माइक्रो इकोनॉमिक्स का है. मतलब एट अ टाइम एक किसी यूनिट का, फिर वो चाहे एक इंडिविजुअल, मैं अकेला एक कस्टमर हो, एक सेलर प्रोड्यूसर हो, एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का प्राइस हो, या फिर एक फैमिली. देखो हाँ, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, माइक्रो इकोनॉमिक स्टडीज अबाउट होल फैमिली. ट्रू और फॉल्स? आप लिख के आओगे फॉल्स, क्योंकि होल वर्ड उधर मैक्रो में आएगा. मैक्रो, मैक्रो होल, लार्ज. होल वर्ड आ गया मतलब मैक्रो हो जाएगा, ऐसा नहीं है. होल फैमिली बोला है ना, तो एक फैमिली हुआ, एक फैमिली तो माइक्रो कंसेप्ट हो गया. सो एक इंडिविजुअल, एक पर्टिकुलर पर्सन का स्टडी या एक फैमिली का बिहेवियर का स्टडी, फैमिली इनकम, वन फैमिली इनकम, वो सब माइक्रो इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट है. सो ये माइक्रो के बारे में आई हैव गिवन यू द बेसिक आइडिया. नेक्स्ट लेक्चर में आपको माइक्रो के अलग अलग कंसेप्ट्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स में कौन से अलग अलग कंसेप्ट्स हम लोग यूज करते हैं, वो हम लोग देखने वाले हैं. सो होप यू हैव लाइक्ड दिस वीडियो. प्यूपिल्स एकेडमी ऐसे वीडियोस और अपलोड करेगा. अब कारवा वापस से कंटिन्यू किया है तो आगे बढ़ते रहेगा. 11th के लिए और बहुत सारे लेक्चर्स विद इन 3-4 days आई विल बी अपलोडिंग, डोंट वरी. सो लाइक एंड शेयर माय वीडियोस, सब्सक्राइब टू माय चैनल डॉक्टर कल्पेश परमार, एंड थैंक यू ऑल टू लिसन टू मी वेरी केयरफुली. आगे के वीडियोस का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है. यू कैन रिफर टू दोस वीडियोस, यू कैन रिफर दोस वीडियोस टू योर फ्रेंड्स, share the links of this video to your friends and maximum people. Thank you all, thank you very much.